स्वागत और प्रणाम। आज बहुत ही शुभ दिन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे बीच प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं एजुकेशन के और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के, तो हम आप हमारे बीच में है सर, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रेस मीट शुरू करने से पहले हम आग्रह करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी से कि उनको मौके देकर स्वागत करें। डॉक्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत में हम प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी से आग्रह करेंगे कि सभी मंत्री जी का, यूनिवर्सिटी का, प्रेस मीडिया के को स्वागत है। सभी मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। आप सबको भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार प्रदेश कार्यालय में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है। आप सभी को मालूम होगा, पिछला 23 जुलाई को हमारे वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2024-25 के जो बजट उन्होंने रखे, जो बजट पेश किया, उसी के अंतर्गत आज हमारे आदरणीय डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड डोनर, माननीय मोदी जी ने उनको अंडमान भेजने का काम किया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुकांत दादा को हम सभी की ओर से इस कार्यालय में, इस प्रेस मीट में मैं हृदय से उनको एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में प्रेस मीट में हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर आदरणीय विशाल जोली जी मौजूद है, हमारे नेशनल काउंसिल मेंबर एल मूर्ति जी यहाँ पर मौजूद है, हमारे कोर कमेटी के सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय संजय सिंह जी यहाँ पर है, और हमारे डॉक्टर आर देवदास जी जो प्रदेश के मंत्री हैं। खास करके इस बार का बजट देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जिसको पार्टी उतना सीरियस लिया, हमारा प्रधानमंत्री उतना सीरियस लिया, और जिसके चलते हर प्रदेश में एक मंत्री को भेजने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इस बार का जो बजट पेश हुआ, सही मायना में देश का विकास का लिए बहुत ही काम में आने वाला है, और इसका लिए एक मंत्री को अंडमान तक आना दिल्ली से, ये हम सबका लिए बड़ी बात है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूं, आज का जो बजट के ऊपर में जो विषय यहाँ पर रखी जाएगी, उसमें विस्तार रूप से डॉक्टर सुकांत दा आपके सामने रखेंगे। पर आपसे भी हमारा एक निवेदन है, एक इंटेलेक्चुअल मीट हम लोग आज शाम को 4 बजे होटल लेमन ट्री में करने जा रहे हैं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं सभी को हम लोग आमंत्रित किए हैं वहाँ पर, और आप सभी को भी सादर आमंत्रित है कि आप सब भी वहाँ पर पार्टिसिपेट करें। मैं एक नाम लेना भूल गया, 2-3 महीना हमारा पुरुलिया से आए हैं, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी मैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष उनको भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। बजट के ऊपर में सुकांत दा विस्तार से बोलेंगे आपको, लेकिन प्रदेश की ओर से हमारा 3 लोगों के बजट को पूरी तरह स्टडी किया है, संजय सिंह जी, एल मूर्ति जी और डॉक्टर देवदास जी। तो अंत में देवदास जी भी अंडमान का ऊपर में बजट में क्या हमें मिला है उसका
एक संक्षेप में दो बात भी रखेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सुकांत दादा को आपका सामने बजट का विषय में विस्तारित पेश करें। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मीडिया के बंधुओं को जो यहाँ पे आए हैं, मैं सबको पहले स्वागत करता हूँ। और ज़्यादा समय लेते ना हुए हमारे यहाँ पे जितने भी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी जी, हमारे एनईसी के मेंबर जोली जी, हमारे और एक एनईसी के मेंबर है मूर्ति जी, उनके साथ साथ संजय जी और डॉक्टर देवदास, सबको मैं अभिनंदन देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो जिस तरीके से इस बार अंडमान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन के भेजने के लिए मोदी जी की सरकार में अपना एमपी देके सहयोग करने के लिए मैं सबको धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ये जो बजट है, ये बजट 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की नींद वाला बजट है, उस रास्ते की तरफ ले जाने वाला बजट है। इस बजट को तरफ अगर देखें हम, तो इस बजट को आप जानते हैं, भारत जैसा इतना बड़ा देश, इसका बजट इतना बड़ा होता है, तो इसको हमने 4-5 हिस्सों में अगर बांट के इसके ऊपर देखें तो हमें देखने में समझने में आसानी होगी। तो प्रधानमंत्री जी का 4 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान रहा। एक गरीब, दूसरा है युवा, तीसरा अन्नदाता, चौथा नारी यानी महिला, और उसके साथ साथ मिडिल क्लास के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर, क्योंकि हमारे विपक्ष बहुत दिनों से चिल्ला रहे थे कि मध्यम वर्ग के ये सरकार नहीं देख रही। तो स्पेशल कुछ इस बजट में इन सब के लिए लाया गया और हम इसी हेडिंग्स पे बात करेंगे। अगर गरीब की तरफ देखें तो भारत सरकार ने जो अन्न देने की योजना पिछले दिनों से चला रही है, लगभग 80 करोड़ लोगों को अन्न देने की व्यवस्था जो गरीब कल्याण के द्वारा मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, वो अगले 5 साल तक चलेगा। ये चुनाव से पहले हमारा वादा था। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां जाने जाते हैं कि वो वादे करते हैं और वादे करने के बाद भूल जाते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने वादे किया था कि खटाखट बैंक होगा, और खटाखट बैंक से उनकी सरकार होने से इतना पैसा मिलेगा, शायद महीने का 8,000 ऐसा कुछ बोल दिया था, जो लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। महिलाएं जब उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी ऑफिस में चली गई, लाइन देके खड़ी रही, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने बार बार ये प्रूव किया है कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो कर नहीं सकते वो कभी नहीं बोलते। तो इस बार ये 80 करोड़ लोगों की जो योजना है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये मोदी जी इलेक्शन से पहले घोषणा किए थे, आज बजट में उसको 23 तारीख को निर्मला सीतारमण जी ने उसको सम्मान दिया और उसको आगे बढ़ाया। गरीबों के लिए अगले सालों में 3 करोड़ पीएम आवास के द्वारा 3 करोड़ घर आवंटित होंगे। मोदी जी का सपना है कि कोई भी गरीब कच्चे घर में ना रहे, सबके लिए पक्का घर की व्यवस्था मोदी जी करेंगे। आप जानते हैं कि कोरोना के बाद जो रास्ते के ऊपर ठेले वाला जो रहता है, तो छोटा छोटा दुकान जो परमानेंट नहीं है, उनके लिए पीएम स्वनिधि योजना हमारी केंद्र सरकार ने चालू की है। सरकार अभी इसको थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि सक्सेसफुल रहा, 10,000 रुपये करके लोन दिया गया बिना इंटरेस्ट का, और ये पीएम स्वनिधि योजना को आगे बढ़ाते हुए 100 ऐसे हाट अलग अलग जगहों में, स्ट्रीट फूड हाट हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसका नामकरण हुआ है स्ट्रीट फूड हाब, ऐसे बनाया जाएगा जिसमें जो छोटे दुकानदार है, ठेला वाला जिसे हम बोलते हैं, वो अपना वहाँ पे दुकान या बिजनेस कर पाएगा। पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत लगभग
63,000 विलेजेस को इसके साथ जोड़ा जाएगा और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल जो है, यहाँ पे भी बहुत ट्राइबल रहते हैं, तो बहुत ट्राइबल लोगों के लिए उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली जो ट्राइबल्स रहते हैं उसके लिए सरकार ये स्कीम लाएगी और इसके द्वारा आदिवासी समाज का उन्नयन होगा। आप जानते हैं कि हमारी सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास इसके ऊपर विश्वास करती है और इस नीति को सामने रखते हुए हमारी सरकार अपना सरकार के काम को तय करती है। इसलिए 25 करोड़ लोगों को पिछले सालों में हमने अति गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम हमारी सरकार ने किया। और जैसे मैंने बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को ये राशन देने की व्यवस्था होगी, तो इसमें लगभग सरकार की 2,05,000 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और इससे हमारे जनता की फूड सिक्योरिटी के ऊपर कोई आंच ना आए, कोई भूखा ना मरे, इसके लिए प्रधानमंत्री की ये योजना अगले 5 साल तक चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे आप जानते हैं, जिसमें लगभग 34 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा लोगों की जो अर्थनैतिक उन्नति है, इकोनॉमिक उन्नति है, उसके लिए हमारी सरकार ने लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है। आप जानते हैं, जैसे मैंने बोला कि स्वनिधि योजना पूरे देश में 78 लाख स्ट्रीट वेंडर अर्थात यानी रास्ते के पास जो ठेला वाला है उसके अकाउंट में सरकार ने पैसा दिया है। ऐसे आगे आने वाले समय में सरकार चाहती है कि इसको और भी बढ़ाए और बढ़ा के 100 हार्ट्स यानी फूड हाउस उसके तहत सरकार इनको और भी रोजगार की व्यवस्था करे। प्रधानमंत्री जनमन योजना, ये जनमन योजना ऐसी योजना है जो हमारी सरकार की अलग किस्म की एक एस्पेक्ट को दिखाती है, क्योंकि हर सरकार की ये इच्छा होती है या जो भी बोले पॉलिसी होती है कि ऐसे जगह पे पैसा खर्चा करे जिससे आपकी वोट बैंक को लाभ हो। लेकिन ये जनमन योजना जो वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप, उनके लिए हमारी सरकार चिंतित थी और इसके लिए इनमें बजट में प्रावधान किया गया। इसके साथ वोट बैंक की कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि वो लोग संख्या में इतना कम है कि वोट में आपको जीता या हराने में ज्यादा भूमिका नहीं पालन कर सकते, लेकिन वो भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा है, हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसलिए वल्नरेबल ग्रुप, इनके पीछे हमारी सरकार ने अलग से एक बजट का प्रावधान किया। इससे पहले कोई सरकार ने ऐसी एक ग्रुप्स के लिए जिनका इलेक्शन में वोट में कोई मूल्य नहीं है, मतलब जो हार जीत का फैसला में आपका साथ नहीं देता, ऐसे ग्रुप्स के लिए हमारे किसी भी सरकार ने नहीं किया था, हमारी सरकार ने किया है। तो आगे आने वाले समय में आप ये जो पीएम जनमन योजना, ये जो वल्नरेबल ग्रुप के लिए है, ये आगे साथ चलेंगे। हमारे जो आर्टिसन है, जो हाथ के काम करते हैं, मूर्ति बनाते हैं या कोई आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, क्राफ्ट पीपल जिसे बोलते हैं, उसके तहत पीएम विश्वकर्मा योजना आप जानते हैं, इलेक्शन से पहले हमने बहुत उसको लेकर प्रचार प्रसार किया। उसके लिए सरकार ने 4,824 करोड़ रुपए की संस्थान इस बजट में सरकार ने किया है। आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत एक ऐसा हमारी सरकार के आने के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लिया जिसने भारत के गरीबों को, जो एक बार बीमार हो जाते थे तो क्या करे, ये उनके पास कोई रास्ता नहीं था, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके धक्का खाना ही एकमात्र रास्ता था, और छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए भी उनको पैसा नहीं मिलता था। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना की व्यवस्था की है। अंडमान के लिए तो आयुष्मान योजना लागू है। बहुत सारे स्टेटों में जो स्टेट इसमें आए नहीं थे, उनके लिए जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, क्योंकि आप जानते हैं आयुष्मान भारत में नॉर्मली स्टेटों के लिए 60-40
रेशियो होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 60% केंद्र सरकार देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो अंडमान के लिए सेंट्रल टेरिटरी होने के कारण सरकार पूरा देती है। बाकी स्टेटों के लिए आप तमिलनाडु का पकड़ लीजिए या दूसरे में जो भी स्टेट है, आंध्र प्रदेश है, इसमें अभी 70 साल के ज्यादा उम्र वाले जो लोग हैं उनका 100% 5 लाख रुपए का 100% केंद्र सरकार देती है और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर राज्य सरकार के ऊपर किसी की तरीके के बोझ नहीं आएगा जो 70 साल के उम्र से ज्यादा लोग हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हमने बात किया कि 3 करोड़ घर देने की बात है, जिसमें पूरी लागत आएगी 84,670 करोड़ रुपीस। ऐसे ही जल जीवन मिशन के द्वारा जिसमें 69,926 करोड़ रुपीस के द्वारा घर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। ऐसे ही जो पुराने स्कीम है जैसे स्वच्छ भारत योजना, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, ये सारे अटल पेंशन योजना, ये सारे चलते रहेंगे और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना जब हमारी पहली सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार, तब से चल रही है। उसके लिए भी हमारी सरकार ने 521 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस बजट में। अब में दूसरा जो हेड है यानी युवा, जो इस बजट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगती है जो हमारी सरकार ने इस बार इस बजट में लाया है, वो है युवाओं के लिए नए कामों का सृजन, यानी लोगों के हाथ में नौकरी की व्यवस्था करना। इसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। नंबर 1 कि 1 महीने का वेजेस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई कंपनी नए लोगों को नौकरी देती है तो अप टू 15,000 वेज का सरकार उसको रीइंबर्समेंट करेगी फॉर्मल सेक्टर में, और इसमें लगभग 210 लाख यूथ ये इसमें लाभवान होंगे। जब ऐसे इंसेंटिव दिया जाता है तो कंपनीज नए नए लोगों को नौकरी देने में उत्साहित होती है। किया गया है कि नए लोग इन्वेस्टमेंट करें और नए नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बने, सर्विस के काम हो और उसमें नए युवाओं को नौकरी मिले। यहां तक ने सरकार ने बताया है कि 2 साल तक 3,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हमारी सरकार अगर नए लोगों को कोई नौकरी देती है कोई कंपनी, तो उनके ईपीएफओ जो होता है, प्रोविडेंट फंड जिसे हम बोलते हैं, इस प्रोविडेंट फंड में रीइंबर्समेंट की काम हमारी सरकार करेगी। 3,000 रुपया पर एम्प्लॉय वो सरकार एम्प्लॉयर को भी देगी और उसके साथ साथ हमारे एम्प्लॉय को भी देगी। इससे 50 लाख यूथ बेनिफिटेड होंगे और नए कामों की सृजन होगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार जो एम्प्लॉयर है उनको भी इंसेंटिव देगी। अगर किसी को फर्स्ट टाइम जॉब देता है, किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को देता है, दूसरे का काम कर रहा था फिर अलग कंपनी में आया है तो उनको नहीं मिलेगा, लेकिन नए युवाओं का अगर काम देगी तो इंसेंटिव हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। आप जानते हैं कि 10 लाख तक हम बार बार हमें मतलब हमारी सब सरकार को क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता था कि यहाँ पे एजुकेशन लोन कार लोन से महंगा है। फिल्म में डायलॉग भी आते थे ऐसे, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया है साल भर हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को 3% की इंटरेस्ट के नाम पर 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन सरकार मुहैया करे। और ये यूथ को बहुत आगे बढ़ने के, स्पेशली जो गरीब लोग हैं जिनको आईआईटी मिल गया, या गरीब बच्चे जिनके परिवार में ऐसी हालत नहीं है कि वो बच्चे को आईआईटी का फीस दे पाए, या मेडिकल हो गया फीस दे पाए, यहाँ से एजुकेशन लोन वो भी ओनली 3% जो इंटरेस्ट रेट है इसमें मिलेगा। और ये मुझे लगता है दुनिया का, अभी तो मैंने पूरा दुनिया का स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है दुनिया का सबसे कम इंटरेस्ट वाला एजुकेशन लोन है। पूरे दुनिया में इससे कम इंटरेस्ट में कोई एजुकेशन लोन मिलता है अभी तक मुझे पता नहीं। आप लोगों को पता होगा किसी देश का तो हमें बताइएगा, इससे हमारा ज्ञान वर्धन होगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी सरकार
आगे आने वाले समय में युवाओं के लिए करेगी। ऐसे 500 जो लीडिंग कंपनीज है भारत के, उसमें हमारे युवाओं को भेजा जाएगा और उसमें 5,000 रुपये का वो इंटर्नशिप के दौरान उनको एक प्रोत्साहन भाता भी दिया जाएगा, जिससे वो जाके वो कंपनी में 5,000 रुपया उसको मिलेगा और उसके साथ साथ वो 500 ऐसे लीडिंग कंपनी में काम करते हुए काम सीखेगा कि क्या काम मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो हम अभी चेंज कर रही है हमारी सरकार एनईपी के द्वारा, हमारे प्रीवियस एजुकेशन सिस्टम और मार्केट में कोई तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं था, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। क्योंकि एनईपी आने से घाटा ये बीच में जो खाए हैं ये बीत जाएगा। क्योंकि आपको साबुन बेचना आता है, मार्केट को चाहिए दूसरा को। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा लैकुना था, एनईपी के द्वारा इसको हम चेंज करेंगे और इससे नए यूथ काम सीख के आगे आने वाले समय में उनको जॉब भी मिलेगी। 20 लाख यूथ इनको आईटीआई के द्वारा आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री के साथ, ये भी हमारे इंजीनियरिंग कोर्स के और आईटीआई वाले कोर्स जो है उनके बीच में एक खाई था कि इंडस्ट्री को सपोज एक्स चाहिए, हम YZ दे रहे थे हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अभी इंडस्ट्री के साथ अलाइनमेंट करके कि इंडस्ट्री का नीड क्या है, उस हिसाब से हम तैयार करेंगे। जैसे अगर मैं इस पर एग्जाम्पल की बात बोल रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट के द्वारा टूरिज्म के ऊपर कोई कोर्स करा पाए तो अंडमान के लिए लाभ होगा। अंडमान के मार्केट के लिए टूरिज्म एक बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस। तो हमारी सरकार इस दिशा में जा रही है और आगे आने वाले समय में युवाओं के जो जॉब क्रिएशन के ऊपर हमारी सरकार की सबसे ज्यादा उसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर रहेगी। इसके साथ साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लेकर जो पुराने योजनाएं चलती थी वो सब पूरी तरीके से उसमें बजट में इसमें प्रावधान किया गया और 1 लाख करोड़ उसका 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री स्टेटों को दिया जाएगा। यूथों के लिए कॉर्पस फंड तैयार किया जाएगा और हमारी सरकार युवाओं के खेल में प्रोत्साहन देने के लिए, आप जानते हैं ओलंपिक शुरू हो जाएगा, हमारे भारत के जो खिलाड़ी है वो आज से ही अपना दावा पदक के लिए और रखेंगे। इसलिए हमारी आगे आने वाली अमृत पीढ़ी को तैयार करने के लिए, विकसित भारत के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से लगभग तैयार है और लगभग 40,000 एथलीट्स को 900 करोड़ रुपए के द्वारा आगे आने वाले समय में भी ओलंपिक हो या बाकी जो दूसरे खेल हैं उसके लिए तैयार करेंगे। हमारी प्रधानमंत्री कौशल योजना जो पहले से चलती थी वो ऐसे ही चलती रह जाएगी जैसे इंडस्ट्री के लिए नए नए वर्कफोर्स हम तैयार करते हैं और ट्रेनिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग इस्टेब्लिश किए जाएंगे, नए लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे आने वाले समय में 7 लाख युवाओं को कौशल विकास के द्वारा ट्रेन किया जाएगा। नए जो न्यू एज ट्रेड्स है उसको इंट्रोड्यूस किए जाएंगे क्योंकि समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आ रहा है। मैं अभी मुद्रा योजना के बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा। आपको पता ही है कि मुद्रा योजना बहुत सक्सेसफुल योजना रहा, जो अभी तक सैंक्शन रुपीज मैं आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं, 23 लाख लोन्स दिए गए हैं और उसमें 41 करोड़ लोन सैंक्शन हुए हैं, लोन अमाउंट सैंक्शन हुए हैं। और इसमें मुद्रा योजना में जो पिछले आर्थिक वर्ष में 10 लाख रुपए तक का मुद्रा योजना थी, इसको बढ़ा के आप 20 लाख रुपए तक की भी मुद्रा योजना में लोन ले पाए। अब आती हूं मैं अन्नदाता के लिए। आप जानते हैं लगभग 11 करोड़ 80 लाख, लगभग 12 करोड़ ही पकड़ लीजिए, 12 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, जो 6,000 रुपया प्रधानमंत्री कृषक सम्मान योजना जिसे हम बोलते हैं सम्मान निधि, उस सम्मान निधि के वो आगे भी कैरी फॉरवर्ड होते रहेगा। हमारी जो पहला ग्रीन एवोल्यूशन है, वो ग्रीन एवोल्यूशन हर
ग्रीन एवोल्यूशन की तरह जाते जाते अभी एक जगह पे आप प्लेटू में आ गए, मतलब इससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। इसलिए सरकार ने हमारी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पूरे देश का 109 न्यू वेराइटीज of different crop, those are resilient to the local atmosphere, local environment, local weather, ऐसे 109 वेराइटीज का रिलीज हमारी सरकार करेगी, जो उस इलाके में, जैसे यहाँ पे अगर करना चाहेंगे तो हम नारियल के ऊपर कर सकते हैं, बेटल के ऊपर कर सकते हैं, सुपारी के ऊपर कर सकते हैं। जैसे नए वेराइटीज की सरकार 109 वेराइटीज को इजाद करेगी और इसको एक्लिमेटाइजेशन करेगी, एनवायरनमेंट में उसको लाएगी, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। इसके साथ ई-नैम, आप जानते हैं किसान ई-नैम के द्वारा अपना जो उत्पाद है वो ठीक तरीके से मार्केट में ला पाए, इसकी व्यवस्था की हमारी सरकार की है। लगभग इस इनाम के द्वारा देश के ज़्यादातर जो मंडीज है वो मंडीज इनाम के तहत एसोसिएट हो रहे हैं और इसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है। हमारी सरकार ने फर्टिलाइजर की दाम, स्पेशल यूरिया का दाम बढ़ने नहीं दिया। हमारी सरकार 1.64 लाख करोड़ 1.64 लाख करोड़ रुपीस इसमें सब्सिडी दिया है। हमारी 24 और 25 बजट में सरकार ने सैंक्शन किया, और ये 13-14 में जो हमारी सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, दिस अमाउंट वाज 65.9 लाख करोड़, सॉरी 1000 करोड़, 65.9 thousand crore it was. Now in 2024-25 1.64 lakh करोड़, तो 65 या 60 पकड़ लीजिए इसको, 1000 करोड़ से हम 1,64 करोड़ 64 करोड़ तक, लाख करोड़ तक हम चले गए। और इसके कारण हमारे किसानों के ऊपर कोई बोझ हमारी सरकार ने आने नहीं दिया। कोरोना के समय इसके द्वारा हमारे एक यूरिया के बोरे के ऊपर हमारी सरकार ने लगभग 2500 रुपये की सब्सिडी उस समय दी थी, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल मार्केट में यूरिया का दाम बढ़ गया था। यूरिया हमारे देश में पूरा उत्पाद नहीं होता, हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। हम ऑयल सीड यानी तेल जिसे बोलते हैं, पाम ऑयल पकड़ लीजिए, मस्टर्ड ऑयल पकड़ लीजिए, ऐसे बहुत सारे ऑयल में हमारी देश आत्मनिर्भर नहीं है। हमें बहुत सारे देशों के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। हमारी सरकार इसके लिए इस बजट में प्रावधान रखी है कि आगे आने वाले समय में ऑयल सीड प्रोडक्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए विदेशों के ऊपर हमें निर्भर न करना पड़े। हमारी ऑयल सीड, हमारी पाम ऑयल हम ही उत्पादन करें, हम ही यहाँ पे बनाएं, हमारी देश के किसान बनाएं, और इससे किसानों की आमदनी बढ़े। ये सरकार की इच्छा है और सरकार इसमें बजट की प्रावधान किया है और इसके ऊपर पॉलिसी बनेगी। हम देशी जो ब्रीड्स है गाय की, उसको उन्नत करने के लिए, उसका इंडिजिनस जो ब्रीड है उसका डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और करेगी। और इसके साथ साथ सिम कल्टीवेशन से लेकर जो हमारे मत्स्य संपदा योजना है, जो हमारे किसानों को उन्नति देता है, उसमें भी हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। उसके लिए बजट भी सैंक्शन किया। ये बजट इतना लार्ज और इतना रोबस्ट है कि इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर घंटा घंटा बोला जा सकता है, लेकिन ना उनके आपके पास उतना टाइम है, ना वो जनता के लिए भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। हमारी सरकार ने एमएसपी भी बढ़ाया है। जब हम 13-14 में आए थे, जब यूपीए की सरकार थी, धान यानी पैडी, दिगलीपुर में तो पैडी कल्टीवेशन बहुत होता है, तो पैडी की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी वो 1310 रुपीज का सरकार जो देती है। हमारी सरकार इस समय 24-25 में 2300 रुपये की इंक्रीज, मतलब 2300 रुपीज की एमएसपी हमारी सरकार देने में प्रतिबद्ध है पर क्विंटल। ऑब्वियसली पर क्विंटल एमएसपी है दिया जाएगा हमारी सरकार की तरफ से। ऐसे व्हीट का भी हमारा एमएसपी हमने बढ़ाया है 1350 रुपये से बढ़कर, जो 13-14 में 1350 रुपये था,
वो 2275 रुपया हमारी सरकार ने की। हमारी सरकार आप जानते हैं कि आगे आने वाले समय में ये जो पेस्टिसाइड केमिकल्स हम यूज करते हैं, किसान यूज करते हैं खेतों में, इसके एडवर्स इफेक्ट को घटाने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगभग 15,000 ड्रोन दीदी तैयार करेगी पूरे देश में। इस ड्रोन के द्वारा आगे आने वाले समय में ऐसे पॉइजनर जो पेस्टिसाइड है या केमिकल्स दोज आर यूज इन द एग्रीकल्चर, उनके छिड़काव ड्रोन के द्वारा होगा। और इसी ड्रोन के द्वारा, जो ड्रोन हमारी महिलाएं चलाएगी, जो ड्रोन दीदी के नाम से आगे आने वाले समय में जाने जाएगी। किसान समृद्ध होगा तो तभी देश समृद्ध होगा। इसीलिए किसान के लिए, पीएम किसान के लिए आप जानते हैं कि लगभग 12 करोड़, जैसे मैंने बोला, ये 11.8 करोड़ लोग किसानों के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने प्रावधान किया है। हमारे पीएम फसल बीमा योजना में भी सरकार ने एलोकेशन रखा है, जिसके द्वारा अगर कुछ प्राकृतिक आपदा है और किसानों की संपत्ति हानि हो, यानी खेत में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो इसमें हमारी सरकार ये पीएम किसान योजना से, बीमा योजना से उनको मुआवजा मिलेगा। और इस सरकार की ये जो काम हमने किया है, इसका जो इफेक्ट वो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में भी दिख रहा है। जब 13-14 में कांग्रेस की यानी यूपी की सरकार थी, उस समय हमारी एक्सपोर्ट और खेती के रिलेटेड एक्सपोर्ट जो थे, इट वाज ओनली 37.2 बिलियन यूएसडी, मतलब यूएस डॉलर, और अभी ये हो गया 48.82, ऑलमोस्ट 49 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है, जो कृषि उत्पाद हम विदेशों में भेजते हैं। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हम सबको मानना चाहिए। नारियों के लिए यानी महिलाओं के लिए हमारी सरकार डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है, और महिलाओं के इंक्लूसिव ग्रोथ और महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो हमारी सरकार इसके लिए 3 लाख करोड़ जो इसके द्वारा महिलाओं को, हमारे सरकार के द्वारा महिलाओं के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्पावर के लिए और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीस इसमें दिया गया है, हमारी सरकार की बजट में दिया गया है। पार्टिसिपेशन जो वुमेन्स के, जो वुमेन्स काम कर पाए, तो सबसे ज़्यादा वुमेन्स का दिक्कत होता है, महिलाओं के दिक्कत क्या होता है कि घर से दूर जाके काम करना, तो कहाँ रहना, कहाँ पे रहना, रुकना है, होटल्स सेफ है कि नहीं, सारे सवाल आते हैं, स्वाभाविक है। आप कोई कभी कभी दुर्घटना घट जाती है, तो हमारी सरकार ने तय किया है कि महिलाओं के लिए जगह जगह पे ऐसे हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, जो पीपीपी मॉडल में भी बन सकता है, कि जिससे हमारी महिलाएं अगर घर से दूर कहीं पे बिजनेस के लिए या कहीं काम पे जाती है, तो वहाँ पे जाके उस सरकारी हॉस्टल में या पीपीपी मोड में जो हॉस्टल बना है उसमें जाके रह सकती है महिला, और वो सब्सिडाइज रेट में रह सकी। महिलाओं में कैंसर की जो एक बड़ी विषय है, आप सब जानते हैं, तो देखा गया है देश में सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो जितने कैंसर से पीड़ित होते हैं, उसमें सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कैंसर है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में होता है, जो महिलाओं के बीच ज़्यादा देखा जाता है, मतलब बहुत संख्या में देखा जाता है। इसके लिए हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्ची जो है, इनके लिए फ्री में वैक्सीनेशन की व्यवस्था जो पहले ही सरकार अनाउंस कर चुकी है, और उसमें सरकार प्रतिबद्ध है, उसमें फंड एलोकेशन किया गया है, और उसमें हमारी महिलाओं को, बच्चियों को उसमें वैक्सीनेशन किया जाएगा। महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने स्टैम्प ड्यूटी भी घटा दिया है। तो आगे आने वाले समय में क्या होगा, जो परिवार में कोई नया मकान खरीदेगा या नया कोई जमीन खरीदेगा, अपने घर के वाइफ के या माता के नाम से खरीदने से उसमें कम स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। इससे जो महिलाएं जॉब नहीं करती, उनका भी इकोनॉमिक्स एम्पावरमेंट होगा कि मकान मेरे नाम पे है, मेरे घर मेरे नाम पे है। तो ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया है। और जैसे 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप जानते हैं, ये सबको लिए जिसके साथ 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हुई है, उसमें इन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रोग्राम दिया है, आप जानते हैं, बहुत फेमस हो चुका है, कि इतने सारे महिलाओं को आगे आने वाले समय में अभी 1 करोड़ टारगेट है,
कि हम लाखपति दीदी बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट लाए हैं और इसके द्वारा लाखपति दीदी महिलाओं को बनाया जाएगा। हमारी महिलाओं के लिए बाकी जो योजनाएं चल रही थी जैसे PMMY, इसमें 30.64 करोड़ सैंक्शन किया गया है और 84% लोन भी दिया जाएगा हमारे महिलाओं को। हमारे महिलाओं के जो इसके द्वारा सरकार जो जितने सारे काम करी है इसके द्वारा हमारे महिलाओं के जागरूकता भी बढ़ी है। और ये दर्शाता भी डेटा कि एक समय था कि कोई घर में पैदा हो जाता था बच्चा महिलाओं के, रास्ते में कभी कभी हो जाते थे, तो अभी हमारी सरकार की काम के वजह से इसमें कमी आई है। और इंस्टीट्यूशनल बार्थ यानी हॉस्पिटल में, हेल्थ सेंटर में जो देख रेख में कोई कहीं पे नर्स कहीं पे डॉक्टर की देख रेख में बार्थ अभी 95.5% बार्थ रेट जो देखा गया है ये इंस्टीट्यूशनल बार्थ देखा गया है, जो 8-9 में यानी 2008-9 में जो बहुत कम था, लगभग 70% था। तो 3 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में मैंने बताया था वो अभी जो सरकार आप जानते हैं कि सारे महिलाओं के नाम पर ये दिया जाता है, तो आगे आने वाले समय में रहेगा। और 10.33 करोड़ LPG कनेक्शन PM उज्ज्वला योजना के दिया गया है। आगे आने वाले समय में भी हमारी सरकार इसमें आगे बढ़ेगी। और जैसे आप जानते हैं कि आंगनवाड़ी के द्वारा PM पोषण 2.0 जो चल रहा है, जिसके द्वारा बच्चों को जो नए बच्चे जन्म लेते हैं बच्चियों को और उनके माताओं को जो फोर्टिफाइड फूड्स है, मतलब जिसमें विटामिन वगैरह ज़्यादा है, ऐसे फूड जो फोर्टिफाइड है उनको दिया जाएगा। और हमारी सरकार आगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चल रही है, लगभग 3.44 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को टोटल अभी तक 15,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा पैसा हमारी सरकार दे चुकी है और ये आने वाले समय में सरकार देती रहेगी। और हमारी सरकार की इच्छा है कि महिलाएं धीरे धीरे इकोनॉमिक रूप से आत्मनिर्भर बने, अपने आप पैरों पे खड़े हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा आगे आने वाले समय में हमारी महिलाओं के जो रोजगार है वो धीरे धीरे बढ़े। बजटरी प्रोविजन फॉर मिडिल क्लास, जो हमारी विपक्ष हमेशा सवाल उठाता था कि सरकार ने मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं कि इस बार जो रोजगार करने वाले लोग हैं, सैलरीड पर्सन जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं, उन सैलरीड पर्सन के लिए हमारी सरकार ने 7 लाख रुपये तक के लिए नए जो टैक्स जो स्लैब बनाए हैं, तो 7 लाख टैक्स तक हमारे नो टैक्स लायबिलिटी सरकार ने कर दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया होता था, 50,000 रुपया होता था, उसको बढ़ाकर हमारे सरकार ने 75,000 कर दिया है। जो फैमिली पेंशन पाते हैं वो फैमिली पेंशन वालों में स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000 रुपीज था, उसको बढ़ाकर 25,000 रुपीज कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स में बहुत कमी आएगी। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, 4 लाख करोड़ जो सैलरीड पर्सन है पूरे देश में, उनको इससे आराम मिलेगा, उनका पैसा इससे बचेगा। आप जानते हैं लगभग 1 करोड़ PM आवास योजना 2 प्रकार के होते हैं, एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है। अर्बन के तहत PM आवास योजना अर्बन 2.0 के तरह जैसे ग्रामीण में हम 3 करोड़ घर बांटेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसे जो म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, कॉर्पोरेशन एरिया है, शहरी इलाका है, वहाँ पे 1 करोड़ घर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को दिया जाएगा। तो मिडिल क्लास के लिए हमारी सरकार ने ये सब व्यवस्था की है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों के हाथ में और भी ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे टैक्स में उनको रियायती मिलेगी और इससे मार्केट में भी वो पैसा जब उनके हाथ में आएगा वो मार्केट में भी ये पैसा खर्चा करेंगे। एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने लाई है, आपने सुना होगा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके द्वारा हमारी सरकार सब्सिडी देगी। जो लोग अपने रूफटॉप, अपने घर के रूफटॉप के ऊपर सोलर पैनल लगाने चाहते हैं, तो अगर ये कोई बड़ा घर हुआ उसके ऊपर अगर किसी ने सोलर पैनल लगाया और सरकार की तरफ से इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा और इसके द्वारा अपने घर के का बिजली तो
खरीदना ही नहीं पड़ेगा। उल्टा ये भी हो सकता है कि बिजली वो ग्रिड को बेचे भी। अगर ज्यादा जगह बड़ा जगह हो और उसमें अगर ज्यादा सोलर पैनल हम लगा सके तो उसमें वो बिजली बेच भी सकती है ग्रिड को। मतलब ये बिजनेस भी हो सकता है कि आप अपने घर के ऊपर, मैं तो बोलूंगा अपने पार्टी ऑफिस के ऊपर भी सोलर पैनल लगाने के लिए आगे आने वाले समय में, इससे हमारी बिजली बिल की कटौती होगी। तो ऐसे जो चीजें हैं जो मिडिल क्लास को हेल्प करती है, मेट्रो के लिए हमारी सरकार, जहां जहां पे मेट्रो है, मेट्रो सिटीज में, वहां पे हमारी सरकार ने मेट्रो के लिए बहुत पैसा दिया, रेलवे के लिए बहुत पैसा दिया, जिसके द्वारा हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और मिडिल क्लास को सुविधा हो। इसके साथ साथ जैसे आपका एयरपोर्ट भी नया बना है, लगभग 1.5 साल पहले मैं आया था, तभी एयरपोर्ट तैयार नहीं था। आज मैंने नया टर्मिनल से मैं बाहर आया यहाँ पे। तो ऐसे पूरे देश में 149 एयरपोर्ट को हमारी सरकार ने, नए एयरपोर्ट को, जो चालू, ये तो चालू था, नए एयरपोर्ट के हमारे सरकार ने उड़ान योजना के तहत उसको फंक्शनल बनाया है। और हमारी सरकार आगे आने वाले समय में जैसे गरीब का चिंता किया, मिडिल क्लास का चिंता किया, नारी का चिंता किया, अन्नदाता का चिंता किया, ऐसे जो मॉडर्न चीजें हैं, जैसे समझ लीजिए स्पेस रिसर्च, जो आगे आने वाले समय में इकोनॉमी किस तरफ जाएगा इसको तय करेगा। ये न्यू एरिया है, न्यू हॉराइजन है। ऐसे रेयर मटेरियल्स जैसे बोलते हैं, रेयर जो ओर्स होते हैं, उसके ऊपर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिसके द्वारा हमारी आगे आने वाले, जैसे लिथियम, आप जानते हैं लिथियम बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए रेयर मटेरियल में आता है लिथियम। इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने से आगे आने वाले समय में बैटरी इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत तेजी से चलेगी। एंजल टैक्स बोल के एक टैक्स हुआ करता था, जिसके कारण भारत में नए इन्वेस्टरों की कमी होती थी। इस एंजल टैक्स को हटाया गया, जिससे आगे आने वाले समय में नए नए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएंगे। और हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस देश को विकसित भारत की तरफ ले जाने के लिए। और जिस तरीके से विकसित भारत कैसे बनता है, देखिए एक सरकार की 2 तरीके का काम होता है, अगर आप ऐसे बांटे तो। एक तो गरीबों को अनाज देना, हेल्थ बेनिफिट देना, एक किस्म का काम है। दूसरा एक किस्म का काम है जिसे बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आपने सड़क कितना बनाया, आपने रेलवेज कितनी डाली, आपने कितने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे आगे आने वाली पीढ़ी तक, 50 साल तक, 100 साल तक इसका इम्पैक्ट आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के लिए। कोई देश का इकोनॉमी, किसी भी देश का इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो देश कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितना खर्चा करता है। स्टेट का भी ऐसा होता है, जो स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में कम खर्चा करता है, मतलब उस स्टेट का बजट ठीक नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं चल रहा है। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल का देखेंगे तो उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत कम खर्चा होता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है। तो हमारी सरकार ने 13-14 में, जो यूपीए की सरकार 2,57,641 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करती थी, वो कितना भी वृद्धि किया, कितना इंक्रीज हुआ, उसको बढ़ा के 11,11,101, यानी 1111111 इस करोड़ रुपीस हमारी सरकार इस बार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा करेगी। और जीडीपी इससे इंक्रीज होगी। जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा होता है उसमें रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, सिविल एविएशन, पोर्ट, जो अंडमान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्ट प्लेयर की बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील, पावर, इन सब चीजों में हमारी सरकार लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस इसमें हमारी सरकार खर्चा करेगी। तो हमारी सरकार के समय जो बजट बना, ये निर्मला सीतारमण जी का कॉन्जिक्यूटिव 7th बजट है। महिला फिनेंस मिनिस्टर होकर इतनी लंबी समय से बजट करना, किसी ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कहीं पे विश्व में ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे तो ये नॉलेज में नहीं है। तो हमारी सरकार के समय भारत की अर्थनीति बहुत दुरुस्त है, सख्त हाथों में है, बहुत सॉलिड हाथों में है। और ये दिखलाता हुई है कि हमारा इन्फ्लेशन रेट बहुत घट रहा है। जो इन्फ्लेशन रेट 23-24 में थोड़ा बढ़ गया था, 6.7 था, अभी इन्फ्लेशन रेट 5.4 है। मतलब जिससे चीजों की दाम कितनी बढ़ रही है ये देख सकते हैं, इसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। इसके द्वारा पता चलता है कि हमारी सरकार ने इस इकोनॉमी को जबरदस्त बना के रखा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 21-22 में 4.1% था,
उसको हमारी सरकार ने घटा के 3.2% किया है। तो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत को ऐसा भारत बनाए जो भारत आगे आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा। और ये बजट ऐसा ही एक रोड मैप की तरफ चल रहा है जिससे जॉब क्रिएशन होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सड़क बनेगा, पोर्ट बनेंगे, नए रेलवेज की लाइनें डाली जाएगी और उसके साथ साथ गरीबों के लिए, अति गरीब, पिछड़ा, डाउन ट्रोडन पीपल जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए अन्न योजना से लेकर महिलाओं के लिए मातृवंदना योजना से लेकर जिसमें बच्चे होने के समय उनका आर्थिक सुविधा मिलती है, या आयुष्मान भारत सबके द्वारा, या रेहड़ी ठेले वाले जो है उनके लिए 100 नए हाट, सरकार एक हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत यानी समाज के हर तबके को टच करने, मिडिल क्लास के लिए टैक्स में रिवायत देना, हर तबके को इस बजट में टच किया गया, स्पर्श किया गया और ये हीलिंग टच है। समाज के हर तबके को इससे लाभ मिलेगा और आगे आने वाले समय में इससे भारत की अर्थनीति भी और इकोनॉमी भी तेजी से आगे बढ़ेगी। आपका बहुत समय लिया हमने, इसलिए आप सबको, आप पेशेंस से सुने, धैर्य के साथ सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देवदास, डॉक्टर देवदास हमारे अंडमान रिलेटेड कुछ चीजें आपके सामने रखेगी, जो पहले से ही अंडमान में बहुत सारा बजट दिया गया था जिसका काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, वो नारियल के बारे में हो, जिसका परचेज हो रहा है, या दूसरे एयरपोर्ट तैयार करने के बारे में हो, पोर्ट, नए पोर्ट बनेगा यहाँ पे थोड़ी दूर में, तो ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस काम है। देवदास जी आगे थोड़ा इसमें एडिशन करेंगे। हमारे पूरे भारत के जो बजट पेश किया गया था उसके डिटेल्स में बता दिए गए। जैसे हम सबको मालूम है, बजट पेश होने के बाद में हर एक प्रदेश का जो बजट आने में थोड़े समय लगता है, उसके डिटेल्स जो है, माइन्यूट डिटेल्स जो आने में समय लगता है। तो पिछले जो है कई सारे कितने वृद्धि हुई, पूरे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ 8.2% का जो हम लोग अभी टारगेट जो है, ये बहुत बड़ी बात है। अंडमान के संबंध में है तो इस बार जो बजटीय एलोकेशन जो हम लोग को प्लान फंड में, यूपी प्लान फंड के अंदर में आया है, वो 5,985.2 यानी करीब करीब 6,000 करोड़ रुपए का जो है हम लोग का प्रावधान रखा गया है। जब हम इसमें यूपी प्लान फंड बताते हैं तो इसमें यह मत समझिए कि सिर्फ इतना ही पैसा आता है, इसके अलावा नॉन प्लान में आएंगे, सेंट्रल बजट के अंदर आएंगे और कई सारे स्कीम जो है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारे लिए करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट इंटरवेंशन में पिछले इसमें घोषित किए थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बताए थे हम लोगों को कि कैम्बल बे का जो है कंटेनर टर्मिनल, इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल जो है बनना है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो बनेंगे, जिसके अंदर में 4 मुद्दा बने, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे, वहाँ पे बंकरिंग और ये सारी जो फैसिलिटीज बनेंगे और ये सारे जो करेंगे करीब 72,000 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट है। ये आगे चल के अब आगे और आगे होगा, जिसमें करीब जो है 23,000 करोड़ रुपया का जो है प्रावधान अभी हम लोग रखा गया है। इसके अलावा सेंट्रल स्कीम के अंदर में देखिए, उड़ान के अंदर में हम लोग सोचते हैं कनेक्टिविटी हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, खास करके कैम्बल बे और डिगलीपुर जो दूर दराज के नॉर्थ में सबसे एक्सट्रीम नॉर्थ में ये पड़ते हैं डिगलीपुर, और साउथ में जो है कैम्बल बे सबसे एक्सट्रीम साउथ आता है। तो यहाँ पे कैम्बल बे के एयरपोर्ट जो है काफ़ी काम होकर के काफ़ी तैयारी बहुत तेज गति से आगे बढ़ गई है। डिगलीपुर शिवपुर का जो है जो एयरपोर्ट है वो भी उसके टर्मिनल वगैरह सारा सब कुछ बन गया, रनवे का काफ़ी काम आगे चल गई है। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी उड़ान स्कीम के अंदर पे जो है यहाँ से हमारे विमान जो है पोर्ट ब्लेयर मेन एयरपोर्ट से जो है उनके बीच में कनेक्टिविटी जो है स्टार्ट हो जाएगी। और देखिए कुछ बेनिफिट ऐसा होता है जो प्लान में यहाँ पे बताते हैं हम लोग सेंट्रल के, इसमें अगर हमारे यहाँ नहीं भी बताए हैं तो उसका जो कोहोर्ट बेनिफिट जो है उसके बनाया उसके उससे जो है जो बेनिफिट जो बनना है पूरे देश के साथ में आइलैंड को अपने आप मिलेंगे। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, अभी हमारे डॉक्टर सुकांत जी ने, मंत्री जी ने अभी बताया 100 से ज़्यादा नया वैरायटी जो है ऐसा हम लोगों ने रिसर्च हमारे साइंटिस्ट ने जो डेवलप किया है, भारत सरकार ने डेवलप किया है मदद से,
अभी हम लोग को देखिए अलग अलग सीजन में जो यहाँ पे क्रॉप्स होता है, कई बार जो है कीड़े मकोड़े के जो ऐसे बहुत तकलीफ हो जाता है। तो रेजिलियंट ऐसे ये जो है ऐसे रेजिलियंट क्रॉप्स जो है कैसे कौन सी वैरायटी की होगी, साथ में ऑर्गेनिक के तरफ भी जो है ध्यान दिया जाए कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर को कितना जो है कम करके उसके दोष जो है कम करके इसको करें। तो उसके अंदर जो है और इसमें 32 वैरायटीज को जो है फील्ड में ऑलरेडी कर भी चुका है, जिसका बेनिफिट जो हमारे फार्मर्स को जरूर है। और एक जो है इस बजट में खास करके एक बताया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर में क्या करते हैं, डिजिटाइजिंग द क्रॉप रिकॉर्ड्स। अभी अक्सर देखिए अभी हम लोग बीच में अभी हुआ था, बाढ़ आ गई थी, सारे हमारे जो है फसल वगैरह सब बह गए और पानी चढ़ गया, बर्बाद हो गए। तो इसमें जो है प्रावधान ये लेके आया है बजट के अंदर में, डिजिटाइजेशन हो गई। तो अगर कभी भी कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई के लिए जो है किसान को जो है कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगी कि इनका फसल इतना है। तो ये जो है बहुत बड़ी एक बात है। और इनका जो है बेनिफिट सीधा किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है हमारे जो है यहाँ भी मिलेंगे। करीब 16,000 से 18,000 के बीच में हमारे किसान जो है इसका बेनिफिट उठाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंदर। तो उनको जो है कंटिन्यूअस वो बेनिफिट आती रहेगी। इसके अलावा एक जो हमारे यहाँ पे हम आगे जो देखते हैं श्रिम्प फार्मिंग, हम लोग झींगा बोलते हैं यहाँ पे, झींगा कल्टीवेशन जो है ये धीरे धीरे अभी पकड़ रहे हैं। ये जो है इसके अंदर में बहुत बड़ा बूस्ट दिया हुआ है, इस बार अलोकेशन जो है जबरदस्त हुआ है। तो अंडमान में जो है कई हमारे मछुआरे भाई और दूसरे, इसमें सिर्फ मछुआरे भाई भी नहीं है, हमारे जो एमएसएमईज जो है छोटे छोटे हमारे जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो है इसमें सामने आएंगे, क्योंकि इसके अंदर इंसेंटिव है, सब्सिडी है, इसको जो है अच्छे सीड जो है मुहैया करेगी श्रिम्प का। तो इससे जो है हम लोगों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से आगे चल के एग्रो बेस्ड जो है फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है अगर यहाँ पे होना है तो इसके भी जो है काफी प्रावधान है और इसका बेनिफिट हमको केंद्र से भी मिलेंगे डायरेक्ट। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अलावा केंद्र से जो है डायरेक्ट जो है इंटरवेंशन होगा इसके अंदर। उसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का तो हमें खुशी की बात है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले हजारों जो पोस्ट हमारे खाली पड़ी थी, इतने द्रुत गति से 3 रोजगार मेला लगाया और करीब करीब जो है 5,000 के करीब जो है एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। हमारे अनएम्प्लॉयड बच्चों को परमानेंट नौकरी दिया है, बाकी भी जो है पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा जो है हम सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, इस बार जो आया है ईपीएफओ में, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है, इसके अंदर में जो स्कीम का बनाया 3 प्रकार की स्कीम जो उसमें बताए कि 3,000 रुपया सरकार देगी, 3,000 रुपया जो है एम्प्लॉयर देंगे। तो इस तरीके से जो है और कंटिन्यूस 2 साल तक देंगे। तो इससे जो है हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जो काम करने वाले कामकाजी हमारे जो लड़के हैं, हमारे यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, इनको जो है बहुत दूर तक इसको जो है ले जाएंगे। जिसमें जो है पहले कहीं बिजनेसमैन जो है हिचकिचाते थे, पीपीएफ करेगा फिर मेरे पास बोझ हो जाएगी, तो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब इनको चिंता नहीं है, सरकार ये बोझ अपने ऊपर लेगी। तो ये जो है बहुत आगे जो है हमारे बच्चों के लिए, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए आइलैंड्स में बहुत फायदा होने वाला है। उसी तरीके से जो है एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में 10 लाख का जो लोन था, कोलैटरल फ्री जो लोन एमएसएमई के लिए 10 लाख का था पिछला, वो सीधे जो है डबल अभी इस बार किसी भी बच्चों के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, स्टार्टअप के अंदर में जो करना चाहते हैं, तो उनको जो है 10 लाख की जगह सीधा डबल कर दिए 20 लाख रुपया, जिसका जो है आगे चलकर जो है इसका अगर अच्छा बैंक से जो है उनका ताल्लुकात हो जाएगी तो जिसका जो 100 करोड़ तक जा सकता है, 100 करोड़ तक। तो ये जो है बहुत बड़ी प्रगति का निशानी है, ये आज बहुत आगे जाएगी। उसी तरीके से एनर्जी के बारे में बताया, हमारे लिए एनर्जी का बहुत बड़ा समस्या है, इसके जो निदान के लिए काफी बहुत बड़ी जो है योजना पाइपलाइन में है, सबको पता है। और इसके अलावा जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो अभी मंत्री जी हमारे सुकांत जी अभी हम लोगों को बताया, इसके डिटेल में कुछ मैं नहीं जाऊंगा। इसमें जो है हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं, जिनके भी मकान के ऊपर में हम लोग जो है इसको लगा के इससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं।
उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो है इस बार बहुत जबरदस्त 25,000 रूरल इनहैबिटेशन जो है पूरे भारत में जो है कवर करने का है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर। हमारे यहाँ भी हम सबको पता है, हम लोग क्योंकि हम लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में आते जाते रहते हैं और गांव में रहते हैं तो कितना मुश्किल होता है सड़क के बिना। तो इस बार जो है 25,000 गाँव को जो है नए गाँव को जो है हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। तो उसमें अंडमान निकोबार का भी जो है इसमें हमारा बहुत बड़ा इजाफा होगा और हम लोग का फायदा, ये से हम लोग लाभान्वित होंगे। और अर्बन डेवलपमेंट के अंदर भी जो है अर्बनाइजेशन के जो है खास करके इसको सुचारू बनाने के लिए जो 10 लाख करोड़ का जो बजट इस बार रखा है, इसमें काफ़ी हमारे उम्मीद है पोर्ट ब्लेयर शहर को भी जो है इसका काफ़ी फायदा हम लोगों को मिलेंगे और इससे जो है केंद्र की तरफ से बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा जितने महिला हुआ सुकन्या योजना, जैसे आपको मालूम है 8,000 से ज़्यादा जो है बच्चे का जो है हम लोग उसके अंदर में ऑलरेडी हम लोग फायदा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से और हम पूरे डिटेल में एक एक सेक्टर में नहीं जाएंगे और क्योंकि इसका डिटेल वाइज जो है फिर एक इसमें करके जब हमको सेक्टर वाइज एलोकेशन एक एक डिपार्टमेंटल वाइज जो हमें मिल जाएंगे उसके बाद में एक रिस्पॉन्सिबल फिर हम लोग लोकल लेवल पे करेंगे। आज मैं सोचता हूँ कि मैक्रो लेवल पे अंडमान यूटी के बारे में इतना बोलकर मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करते हैं और आगे सवाल कोई है तो ऐसे बजट में ज्यादा सवाल नहीं रहता। सर आपने, नमस्कार सर, मैं राकेश महिलाओं के लिए स्टैंड ड्यूटी की आपने बात की, जो उनके लिए उसमें काफी फीस वगैरह करती है। अंडमान निकोबार लैंड है क्या हिंदी में, कुछ दिन पहले एक आदेश निकला है कि कोई भी परचेज नहीं कर सकता या सेल नहीं कर सकता, तो स्टैंड ड्यूटी को लगता ही है। ऐसे में तो पूरा यहाँ का सिस्टम ही खराब हो गया ना। जमीन की एग्रीकल्चर लैंड है, अब मेरे घर में 10 बच्चे, मेरा परिवार में 10 बच्चे, मैं अपने बच्चों को अगर जमीन अपना मेरा एग्रीकल्चर लैंड है, हम डाइवर्ट भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हम सेल नहीं कर सकता, कुछ इलीगल हो गया। तो ये एक नया आदेश निकला और स्टैंप ड्यूटी तो बात ही दूर छोड़िए, तो बाद में आता है। अगर हम सेल ही हमको परमिशन ही नहीं मिलेगा, हम एग्रीकल्चर लैंड को अपने बच्चे को घर बनाने के लिए दे नहीं सकते हैं क्योंकि वो प्लॉट नहीं बना सकते, प्लॉट बना के बिक्री नहीं कर सकते हाउसिंग पर्पज के। तो ये तो नया एक आदेश यहाँ पर निकलेगी उस पर, मतलब उस पर हमारी राय क्या है? यहाँ पर तो एक अलग तरह देखिए जो आपने बताया इट इज नॉट रिलेटेड टू द बजट बट इट इज लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो आपने बताया तो इसके बारे में आपने हमें बताया, बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे जो लोकल लीडरशिप है, अजय जी है और बाकी सारे हैं, मोदी जी है, सब है, तो इस विषय में हम बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे। मतलब यहाँ सरकार मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम बात करेंगे। हमारी तरफ से हमारी पार्टी की जो स्टैंड है उस हिसाब से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर जरूरत पड़ा तो डेलीगेशन लेके जाके मिलेंगे सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी साहब से मिलके क्या इसका, जिससे सरकार की जो नीयत है, सरकार ये कर रही कोई अच्छी नीयत से ही कर रही है कि लैंड किसी बाहर वालों के हाथ में ना चले जाए, यही प्लानिंग है। लेकिन क्या सरकार को इस नियम में कोई, अगर आपके लोकल लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जिसमें बात करके हमें एक बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे सरकार की भी नीयत ठीक रहे और वो काम हो जाए और आपकी भी समस्या दूर हो जाए। नमस्कार, मैं करुण कुमार है। तो इस बार का जो बजट है कैपिटल आउटले है एजुकेशन, आर्ट और कल्चर के अंडमान निकोबार से वो सिर्फ 31.51 करोड़ हर साल इसी के आसपास रहता है। लगभग 5 करोड़ का कमी आया है इस बार कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर में। तो इसमें क्या कहना है, अंडमान निकोबार इतना बड़ा यूनियन टेरिटरी, हालांकि पॉपुलेशन कम है लेकिन इतना ज्यादा एक्सपेंस है अंडमान का। ये जो कैपिटल आउटले है ये जो आपका एनईपी के हिसाब से जो मॉडर्नाइज करना है एजुकेशन को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है एजुकेशन को, क्या उसके लिए ये अप्रोप्रिएट होगा सर इतना? देखिए एक तो पहली बात हमें समझना चाहिए, ये बी है, ये बाद में आर ही होगा, लगभग दिसंबर के तरफ इसको रिवाइज किया जाए। तो सरकार, हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है एजुकेशन को बेहतर स्थिति में ले जाने के लिए। जहाँ जहाँ पे फिर से फंडिंग की जरूरत होगी हमारी सरकार उसको विचार करेगी। ऐसा नहीं कि यही फिक्स है,
इसमें 5-10 करोड़ बढ़ सकता है। और प्लान जैसे बताया हमारे देवदास जी ने, प्लान अनप्लान बहुत हेड्स होते हैं, तो प्लान बाहर आता है, उसमें जो माइन्यूट से आप देखेंगे तो पिछली बार भी बी जो था आर उससे बड़ा है, बढ़ जाता है, तो रिवाइज बजट पे करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जरूरत पड़ा, एनईपी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, एनईपी को भूमि में लाने के लिए यानी मटेरियलाइजेशन के लिए फंड जितनी जरूरत पड़ी हमारी सरकार उस फंड की व्यवस्था करेगी। हमारे कुछ समग्र शिक्षा में मुख्य क्योंकि आप हमारे एजुकेशन पिछले लगभग 2 एकेडमिक ईयर से हमारा जो यहाँ पे लौटा टेक्निकल कॉलेज है उसमें जो बीटेक का कोर्स, वो कोर्स टोटली बंद हो चुका है क्योंकि पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के साथ कुछ उनका इशूज था। पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी कुछ बोल रहा था उनको करने के लिए, वो करना नहीं चाहते, कोर्स बंद हो चुका। और अब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जबकि अंडमान के लोगों का जो बात है वो ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो ताकि एजुकेशन में बहुत कंट्रोल में रहे और क्वालिटी एजुकेशन मिले। एबीवीपी का भी यही स्टैंड था, जितने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सबका यही स्टैंड है। तो सबके अगेंस्ट जाके एडमिनिस्ट्रेशन अभी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि अंडमान के लोगों का कोई भी जो भी वो चाहते हैं वो कभी मतलब दिखता नहीं कि फुलफिल मतलब फुलफिल होने की तरफ जा रही है। देखिए, इस विषय में मुझे पता चला है और मैं शाम को डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप से भी मिलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ गलत फहमियाँ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा होता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कम होता है, एक गलत फहमी ऐसा होता है। जैसे मैं बात कर रहा था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी, कुछ लोगों का कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे मिलने, वो बोल रहे थे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब किसी के अंडर में रहेगा, ऐसा भी नहीं होगा, ये मिसकॉन्सेप्शन है। डीम्ड यूनिवर्सिटी इज एज गुड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल के बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ तक के भारत का सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जहाँ पे रिसर्च होता है IISc बेंगलुरु, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। IIT डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सबसे बढ़िया जहाँ पे रिसर्च होता है ज्यादातर बहुत पुराने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैसे गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी है। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर होगा सेंट्रल का, उसका भी पूरा पैसा एज गुड एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी। फिर भी अगर यहाँ के लोगों की आपत्ति है तो इस विषय को हम फिर से देखेंगे और बात करेंगे मंत्री जी से, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब से बात करेंगे इस विषय में। क्या आपका क्या डाउट है, मैंने प्रतिनिधि मंडल जो आने वाले हैं उनको भी मैंने अजय जी के माध्यम से बताया है कि आपका क्या क्या डाउट है कि ये होगा ये होगा ये होगा, वो हमको लिख के दीजिए, हम उसका एकदम छानबीन करके फाइल खोल के दिल्ली जाके उसका क्या आंसर है, एकदम एग्जैक्ट जो सही आंसर है वही देंगे। और इसमें आप निश्चित रहिए, एक बात तो मैं बता सकता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो फंड जो फीस लगती है उससे ज्यादा फीस आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा। चले, थैंक यू।